तो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में स्वागत और अभिनंदन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले लोड की थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेल आए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से मालूम चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी वीडियो चाहिए। तो मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे वीडियो बनाई है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात शुरू करते हैं। किस तरीके से स्पर्म आया और आने के बाद किस तरीके से ओवम को पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करने के बाद उसका जो पूरा जेनेटिक मटेरियल था वो किस तरीके से अंदर गया, अंदर जा कर के ये पूरा फ्यूज़ किया। अब फ्यूज़ होने के बाद क्या है, ज़ाइगोट बना। ज़ाइगोट बनने के बाद क्या है, डिवीज़न स्टार्ट हुआ और छोटा सा एम्ब्रियो बना। और किस तरीके से एम्ब्रियो बनने के बाद वो पूरा प्लेसेंटा को लेकर के और यूट्रस के अंदर किस तरीके से स्मॉल बेबी का जो है वो निर्माण हो रहा है, यह पूरी प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है। किस तरीके से जो प्लेसेंटल बॉडी से जो है बच्चे का जो है नाल किसको कहते हैं, वो चीज़ जो है कनेक्टेड है। सारा नरिशमेंट उसके माध्यम से हो रहा है और उसके बाद ये बच्चा जो है धीरे 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 वो क्या है, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का और आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमने ये वीडियो देखी। अब बात समझेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ही आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि यह मेल और फीमेल जब तक नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो मेल और फीमेल का होना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है कि यह जो चैप्टर है इसको वो डिलीट करा देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कह देते हैं खुद पढ़ लो, लेकिन यह गलत है। बहुत कई कॉन्फ्रेंस में सीबीएसई में जाने के बाद मैंने इस विषय को रखा कि यह जो चैप्टर है वो जीवन का आधार है, इसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि 10th क्लास के बाद जो है बच्चे जो है कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई ह्यूमैनिटीज़ ले लेगा, कोई पीसीएम ले लेगा, लेकिन अपने जीवन के बारे में कि किस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, क्या हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको वो किस तरीके से वर्कआउट होता है, कैसे कार्य करता है, यह सोच करके सीबीएसई ने इस चैप्टर को रखा है। क्योंकि हम सब जो हैं ये जानते हैं कि 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो एडोलेंस के पीक पर हैं और इस समय जो है शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार की बदलावें होती हैं। तो यह चीज़ पढ़ना और इसके बारे में समझना, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, सभी को जरूर कहता है जानना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, क्या नए कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में, यह बात ध्यान रखेंगे। मैं सीधे सीधे एक बात कहता हूँ, क्या यह कोई ऐसी चीज़ नहीं, भाई भगवान हैं, राम और सीता थे, तभी तो उनके क्या है सेक्सुअल रिलेशन हुए होंगे, तभी न लवकुश का जो है जन्म हुआ होगा। हमारे माता पिता जो होंगे उनके अंदर जो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, तभी ना हम जन्म हुआ है हमारा। कोई भी सृष्टि में कोई भी पैदा हुआ है उसके पीछे हेतु है कि उसके मदर और फादर के बीच में जो है मीटिंग हुई होगी, उसके फलस्वरूप ही क्या है ये सृष्टि की रचना चल रही है और सृष्टि का आधार बना हुआ है ये क्या, रिप्रोडक्शन। तो पूर्ण रूप से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह रिप्रोडक्शन जो है वह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए मीटिंग के लिए जो है मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। एक बात यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा कि 2 तरीके के जीव होते हैं, एक ओविपेरस होते हैं और एक विविपेरस होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें यह देखा जाता है कि वो क्या है, वह विविपेरस के ही श्रेणी में आते हैं। उनके अंदर क्या है, पूरा बच्चे का निर्माण होता है और सारी चीज़ होती है। इसको हम और आगे इलॉबरेट करके समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज इस 10th क्लास के और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से 12th क्लास के लिए जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि क्या है आपको पूरी एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे स्पर्म बनता है, कैसे ओवम बनता है, किस तरीके से oogenesis की प्रक्रिया होती है, कैसे क्या है स्पर्मेटोसिस का प्रक्रिया होती है। यह चीज़ें जानना
जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत भली भांति से आप समझेंगे इसको और समझें कि यह जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो है कि पूरी संरचना जो है वह दी हुई है कि अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आप जानते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वह क्या है। सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि माना जाएगा उसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल के अंदर क्या है, वो टेस्टिस है और ओवरी है। तो सबसे पहले तो जान के रखें कि टेस्टिस कहाँ पर ये मौजूद होता है। वो नीचे की साइड में क्या है, स्क्रोटम में होता है। एक मांसल जो है थैली होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है और ये टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो यह क्यों होता है इसका और आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि यह जो है टेम्परेचर का जो इसमें कमाल है, क्योंकि जो स्पर्म बनता है उसको जो है टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से कम का होना चाहिए, उस तरीके से उसको मेंटेन करता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यह टेस्टिस जो है वह क्या है, शरीर से बाहर की ओर होता है। से ठीक उसके बाद क्या है, ये देखते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ से जुड़ करके ये देखिए किस तरीके से ये सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेमाइनल वेसिकल जो है ये स्ट्रक्चर है और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आकर के यूरेटर से ये जो है कंबाइन करता है और यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है और उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा जो होते हुए वास्ट डिफरेंस से होते हुए पूरा का सिस्टम जो है, ये वास्ट सिस्टम से यहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या है, सेमाइनल वेसिकल मिल रहा है। सेमाइनल वेसिकल के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी है और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं वो भी मौजूद है और उसके बाद यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहाँ पे क्या है, बल्बोर्थियल ग्लैंड कहते हैं उसमें यहाँ पर मौजूद है। और इसी के द्वारा क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस तरीके से वो पेनिस के माध्यम से जो है, यूरेथ्रा के माध्यम से जो है वो मूत्र और वीर्य दोनों निकलता है। अब यहाँ पर बात क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है वह क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो क्या हो गया, आपका पेनिस हो गया, जो मांसल एक संरचना है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इत्यादि मौजूद होते हैं, जिसमें क्या है, जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो क्या है, यह जो है बहुत ही कड़ा और टाइट हो जाता है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि क्या है, फीमेल के अंदर जाकर के स्पर्म प्रोड्यूस करने का जो है काम करना, यानी स्पर्म को रिलीज करने का काम जो होता है वो पेनिस का होता है। अब यहाँ पर ये समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके अंदर जो आपके पेनिस से जो क्या है यूरिन भी निकल रहा है और साथ साथ क्या है, आपका ये स्पर्म भी निकल रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक सिस्टम बना होता है, यहाँ पर टोटल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से और सेमाइनल वेसिकल जो है उसको क्या है, जो फ्लूइड माध्यम नरिशमेंट करने का के लिए जो तरल पदार्थ होता है उसको देने का काम कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल करता है। और यह जो है पूरा का पूरा यूरिन जो है इस तरीके से सिस्टम से आते हुए और आने के बाद क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो है यहाँ सर यूरेथ्रा के माध्यम से होते हुए पेनिस के द्वार क्या है, यूरिन बाहर निकल आता है। तो यह क्या है, संरचना हो गई आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे कि क्या हो, टेस्टिस हो गया, ठीक है, टेस्टिस हो गया और उसके बाद क्या हो गया, सेकंड जो है वह क्या है, वास्ट डिफरेंस हो गया, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, स्मॉल उस पर लिख रहा हूं। थर्ड जो है आपका सबसे बड़ी चीज क्या हो गई, सेमाइनल वेसिकल हो गया। इसमें सेमाइनल वेसिकल, ये वाला संरचना सेमाइनल वेसिकल जो है यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद जो है फोर्थ जो है उसमें देखा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या है, फिफ्थ जो है वो क्या है, आपका पेनिस हो गया। तो याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो होते हैं वो क्या है, बेसिकली जो है 5 पार्ट होते हैं। उसको कहते हैं, पहला टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या है, पेनिस। तो ये ध्यान रहे और इसको याद करने के लिए क्या होता है, TVSP, ये हम यदि शब्द याद रखते हैं तो कभी भी हम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ध्यान रहे, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस और उसके बाद क्या है, सेमाइनल वेसिकल और क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये पेनिस। ये क्या है,
TVSPP, टीवीएस आप नाम बहुत चर्चित है, गाड़ी भी आती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि TVSPP से हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान सकते हैं, पूरी तरकीब से इसको समझ सकते हैं। और ये काम ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में को उसमें स्पर्म को डिस्चार्ज करने में, और उसको क्या है, क्योंकि उसी रास्ते से आपका यूरिन भी निकलना है, उसी रास्ते से स्पर्म भी निकलना है, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज़ निकलेगा। इसके लिए क्या है, यह चीज़ें बनी होती हैं जिसके माध्यम से क्या है कि वह सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वह पूर्ण रूप से काम करता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड से एक एज फैक्टर आती है जिसमें क्या है 40 से ऊपर जब जाते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बड़ी हो जाती है, इसलिए क्या था यूरिन करने में जो है वो समस्या होती है, फ्लो कंट्रोल उसका रुक जाता है, थोड़ा सा उसमें क्या है पेशाब देर से आता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की जो है वो निशानी होती है। इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया, अब हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना है। जैसे क्या वो वन पेयर टेस्टिस वहाँ पर था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपका पूरा का पूरा ओवरी है, एक ओवरी और ये दो ओवरी, वन पेयर जो है ओवरी मौजूद होता है। और उस ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ से जो है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है, ये यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे कि जो ओवरी है वो एग जो है एक टाइम में चाहे लेफ्ट ओवरी देगी चाहे वो राइट ओवरी देगी, लेकिन जहाँ से भी होगा एक एग जो है वो प्रोड्यूस करेगी ओवरी। तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे कि यह फैलोपियन ट्यूब्स हो गई। उसके बाद ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको कहते हैं यूट्रस। यूट्रस जो है वह फीमेल का पार्ट है जहाँ पर क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, प्लेसेंटा का निर्माण और इम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। और ठीक उसके बाद क्या है यहाँ पर जो है इसका सर्विक्स कहते हैं, जो यूट्रस का मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। और यहाँ पे उसके नीचे जो है ये भाग है इसको हम वेजाइना बोलते हैं, जहाँ पर क्या है कि पेनिस जो है वो जा करके स्पर्म रिलीज करता है सर्विक्स के मुंह पर। जहाँ पर सर्विक्स है वहाँ से क्या है सक्शन, एक प्रेशर लगता है, उसके द्वारा फोर्सली जो है वो स्पर्म जो है वो धीरे धीरे क्या है ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये प्रक्रिया जो है ऊपर जाके फैलोपियन ट्यूब्स में जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये मैंने अभी तो एक नक्शल में बता दिया, अभी डिटेल फीमेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बारे में मैंने आपको वहाँ पर भी समराइज़ किया था, एक नटशेल में दे दिया था। अब यहाँ पर डिटेल देखेंगे कि कहीं पर भी यदि कोई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया कॉपुलेटरी ऑर्गन को मान करके यहाँ पर देखेंगे कि यह पेनिस जो क्या है मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद क्या है टेस्टिस है, टेस्टिस जो है वो क्या है यहाँ पर ये टेस्टिस है, और ये किस में एक पॉकेट लाइक जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर मस्कुलर होता है उसको उसके अंदर होता है, जिसको क्या है स्क्रोटम बोलते हैं। और उसके पश्चात क्या है ये पूरा का पूरा जो है यूरेथ्रा जो है, इसके बीच में जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये यूरेथ्रा की होती है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड ये दिखाई दे रहा है छोटा सा, और उसके बाद क्या है ये जो है सेमाइनल वेसिकल दिखाई दे रही है, और ये क्या है पूरा का पूरा जो है ये ब्लैडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब यहाँ पर जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर यूरिन भी निकलेगा और साथ में क्या होगा स्पर्म भी निकलेगा, और यह चीज़ जो है वो मेंटेन किसके द्वारा होती है, वो पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल के माध्यम से होती है। सेमाइनल वेसिकल से एक तरल पदार्थ निकलता है जो स्पर्म को एक माध्यम देता है, नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा क्या है स्पर्म जो है वह स्विम कर सकता है और काफ़ी लंबे दूरी तक जो है तय वो चल सकता है, एनर्जाइज होता है, वह क्या है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कुल मिलाकर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि यह जो डिटेल है वह किस तरीके से मैनेज होती है। वह क्या टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद क्या है आपका वॉस डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, और साथ में क्या है पेनिस है। तो इसको हमने क्या बोला था TVSPP। TVSPP यदि याद रखते हैं मतलब TVSPP यदि याद रखते हैं तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव कभी नहीं भूलेगा। टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, और ये क्या हो प्रोस्टेट ग्लैंड,
और ये पेनिस। तो यह याद रखने की टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी बहुत इजी वे में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैसे याद रखते हैं। याद रखेंगे टेस्टिस जो होगा वन पेयर्ड होगा, ठीक है ना, वन पेयर्ड होगा। वॉस डिफरेंस है, ये पूरा क्या वहीं से टेस्टिस से जुड़ा हुआ वो ऊपर की ओर जाता है और जा करके क्या है कि जा करके ये जो पूरा आपका यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो है ये यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं, ये आकर के ये चीज़ आकर के ऐसे आकर के अटैच हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा यूरोजेनाइटल जो पार्ट है उसमें क्या है, वो यूरिन भी है साथ में स्पर्म भी है। इन बात को क्लियर रखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बता दिया मैंने। सीबीएसई पॉइंट ऑफ से, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चित्र को जो है एनसीईआरटी में आपका दिया है उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। 3 नंबर में जो है यह पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, हरियाणा बोर्ड में भी पूछा जाता है, 12th क्लास में भी पूछा जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करके रखेंगे। ठीक इसी क्रम में जो देखा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने अभी बताया था कि आपको कि ये ओवरी है, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये यूट्रस है और ये क्या है वेजाइना है, और यहीं पर क्या है सर्विक्स है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मस्कुलर पार्ट होता है मेल का जिसको हम पेनिस कहते हैं वो वेजाइना के अंदर जा करके स्पर्म रिलीज करता है सर्विक्स पर, और वहाँ से जो है वो स्पर्म जो है ऊपर की ओर जाता है और जा करके फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जा करके क्या है वो फर्टिलाइज होता है और फिर उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है ये ध्यान रखेंगे कि थोड़ा ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है वो क्या है, यहाँ पर एक पेयर ये हो गई एक ये हो गई, तो क्या वन पेयर ओवरी मौजूद है। उसके बाद क्या है फैलोपियन ट्यूब्स है, उसके बाद क्या है ये पूरा का पूरा जो है यूट्रस है, यूट्रस के बाद क्या है यहाँ पे ये सर्विक्स है, और सर्विक्स के बाद क्या है जो मस्कुलर एरिया है जो यहाँ पर जो पेनिस के लिए हुआ है वो क्या है वेजाइना है, और ये स्ट्रक्चर ये है कंप्लीट बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि ओवम यहाँ से ओवरी से जो है एग जो है वो निकलेगा, निकल करके जो है यहाँ पर आएगा और इधर से क्या होगा स्पर्म जो है यहाँ से जाएगा और जाने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन हमेशा जो है फैलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। तो याद रखेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ही फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है क्या ये जो जाइगोट बनेगा वो आकर के यूट्रस वॉल से जो है अटैच हो जाएगा, वहीं पर क्या होगा फिर प्रक्रिया शुरू होगी और धीरे धीरे क्या होगा यहाँ जो लाइनिंग्स जो है वो बढ़ती जाएगी ब्लड सर्कुलेशन की और मसल्स की, और प्लेसेंटा का जो है वो निर्माण होगा और उसके अंदर क्या है कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण करने लगेगा और यह प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो क्लियर यहाँ पता होना चाहिए कि कई बार अब देखा जाता है कि नसबंदी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं कि फीमेल नसबंदी जो होती है उसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है फैलोपियन ट्यूब्स में कट लगा दिए जाते हैं जिसके द्वारा क्या है कि जो एग है वो जो है वो यहाँ से नहीं किता है पास आउट हो पाता है, न स्पर्म मिल पाएगा और न ही एग वहाँ पहुँच पाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, उसको हम क्या है नसबंदी बोलते हैं। यह बात ध्यान रहे कि किस तरीके से फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी जो है वो चीज़ जो है देखी जाती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से मेल के अंदर जो है वैस्कोटोमी देखी जाती है, वो क्या होता है वॉस डिफरेंस वाले स्थान को क्या है वहाँ पर गांठ लगा देते हैं या कट लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है स्पर्म जो है वो पेनिस के अंदर नहीं जाता है, तो इसको क्या है पुरुष नसबंदी बोलते हैं, मेल का नसबंदी बोलते हैं। और यहाँ पर यदि इसको कट कर देते हैं तो फीमेल का नसबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अब इसके बाद देखें कि जो मेन तथ्य था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या है टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के अंदर क्या है स्पर्मेटोसाइसिस नाम की प्रक्रिया हुई और स्पर्म का निर्माण हुआ। स्पर्म ही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है आधार होता है, जो पेनिस के माध्यम से वेजाइना के अंदर सर्विक्स पर ले जा करके छोड़ा जाता है। तो हमें पूरा स्ट्रक्चर स्पर्म के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और याद रखेंगे इसका फिगर भी जो है आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको मिलेगा। ये 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी है और 12th में भी है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि जो स्पर्म होता है उसकी संरचना क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू जो है 3 पार्ट्स, हेड, मिडल, नेक और टेल। तो क्या हो गया हेड, नेक और टेल 3 भागों से मिलकर के क्या है स्पर्म बनता है। अब क्या है हेड वाले रीजन में जो है सबसे जो आगे की जो पोजीशन होती है यहाँ पर यह देखा जाता है कि
कि यहाँ पर ये क्या है, एक्रोसोम्स होता है। ये एक्रोसोम के अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या है कि वो ओवम की वॉल को जो है छेद करने में, उसको पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं और बहुत उसमें एनर्जी लगती है। वहाँ कहाँ से होगा, एक्रोसोम की जो यहाँ से रिलीज करेगा केमिकल जो है वह क्या है, ओवम की वॉल को जो है पेनिट्रेट करेंगे। इसके लिए हेड वाले रीजन में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम मौजूद होता है और वो क्रोमोसोम के अंदर आनुवंशिक गुण होते हैं। उस गुण को के कारण क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होते रहते हैं। क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में पढ़ाया था सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन में कि हर जीव जंतु कोशिका, चाहे वो कोई भी यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा, ह्यूमन बींग्स होंगे, बिग एनिमल्स होंगे, जो भी है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, पहचान है, कैरेक्टर है कि वह जीवित है। और यह क्यों होता है, क्योंकि वह जो है अपना ओन काइंड, जिसको कहते हैं ओन काइंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब अपनी संतति पैदा करता है, क्योंकि वो अपनी स्पीसीज को सर्वाइव करना चाहता है। सोचो अनादिकाल से कितना समय से चला आ रहा है, मनुष्य जो है कहा जाता है मनु की संतान है। और धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग कैसे कैसे रिप्रोड्यूस होते हुए कहाँ से कहाँ कितने कालांतर में चले आ रहे हैं। तो क्या ये अपनी संतति को हम बढ़ाते हैं और साथ में अपनी स्पीशीज को बनाए रखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो हेड रीजन पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वह रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वही गुण ट्रांसफ़र करता है। मतलब जो कैरेक्टर बाबा जी में था, फिर वो पिताजी में आया, पिताजी से आप में आया, वो किसके माध्यम से आता है, क्रोमोसोम के माध्यम से आता है। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए के माध्यम से आता है, जिससे क्या है, आनुवंशिक गुण जो होते हैं वह क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन होते रहते हैं। तो ये स्थिति हो गई। नेक्स्ट जो है नेक वाला पोर्शन जो होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि जो स्पर्म है उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। वो ट्रैवल करना कहाँ से, सर्विक्स से लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। साथ में उसको ओवम को पेनिट्रेट करना है, वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये यहाँ पर ढेर सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। समझ गए ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, उसको हम लोग खूब साइटोलॉजी में पढ़े हुए हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है। तो यहाँ पे जब क्या है, एनर्जी लॉट ऑफ एटीपी मौजूद होते हैं, तो क्या ये पेनिट्रेट करने के लिए क्या है, नेक वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उससे होता है। और नेक्स्ट जो है टेल वाला पोर्शन है, ये लंबा सा टेल होता है, जिससे क्या है, यह मूवमेंट करने में जो है वो सहायक होता है, वो आगे बढ़ता है स्पर्म। तो उसको क्या कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, हेड, नेक और टेल। हेड के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक कैरेक्टर, और जो भी हमें कैरेक्टर ट्रांसफर होना है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। नेक वाले पोर्शन में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, जो कि क्या है, उस स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए, ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलती है, वह नेक वाले पोर्शन से मिलती है। और जो टेल होता है वो क्या होता है, किसी भी स्पर्म को जो है वो सर्विक्स से लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक ले जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जो उसको मूवमेंट करना होता है, उसके लिए क्या है, टेल मौजूद होती है। तो यह प्रक्रिया जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस स्पर्म का जो फिगर है उसको भी देखेंगे और उसको समझेंगे। अब इसी तरीके से मैंने एक बात रखी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, ओवम। ओवम का भी स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए, उधर स्पर्म का स्ट्रक्चर बताए, ये ओवम का स्ट्रक्चर बताए। अब ओवम के स्ट्रक्चर में देखिए ये गोलाकार संरचना होती है, इसमें जो सेंटर पे होता है वो क्या है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जेनेटिक जो है मटेरियल मौजूद है, डीएनए मौजूद है, जिसके अंदर कैरेक्टर मौजूद है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। उसके बाद क्या है, जो आउटर लाइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, जिसको फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। और उसके ठीक नीचे वाली जो लाइन होती है, जो स्काई ब्लू कलर से दिखाई जा रही है, वो क्या है, जोना पेलुसिडा कहते हैं उसको, जो कि जेली कोट होता है, जो एक कोटिंग के अंदर ओवम बंद होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है यहाँ पर मौजूद होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ओवम, जो कि फीमेल जो है प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन टाइम। और स्पर्म के बारे में डिटेल बताया, जो मेल जो है वो आपको पूरा का पूरा जो है
जो स्पर्म रिप्रोड्यूस कर रहा है वो पेनिस के माध्यम से क्या है, वेजाइना के द्वारा क्या है, वहाँ पर सर्विक्स पे जाकर के छोड़ा जा रहा है और वहाँ से क्या है, पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो यह बात ध्यान रखेंगे। अब क्या है, इसके बाद क्या है कि यह स्पर्म जो है बना कैसे, स्पर्म बना कैसे, इस बात पर फोकस करेंगे। वह क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो स्पर्म फॉर्मेशन की होती है। क्लास 10th में इसका पूरा डिटेल चित्र दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको बहुत भली भांति से समझेंगे। ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस होने के बाद क्या है, एक ध्यान रखेंगे, दो चीज होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ, डिवीजन जो होगा वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 2 के गुणांक में क्या है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे माइटोसिस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आकर के पहला जो हुआ वो मियोसिस फर्स्ट हुआ, और उसमें क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, जिसमें से क्या हुआ, ये आपके टोटल 2 इस तरीके से बने मियोसिस फर्स्ट में, और उससे मियोसिस सेकंड होता है तो क्या उससे क्या 1 से 2 और क्या ये 2 से 4 जो कह सकते हैं ना। एक जो है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट से क्या हुआ, यहाँ मियोसिस सेकंड होने के बाद 1 सेल से 4 सेल का निर्माण हुआ, और उसी से क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन के बाद क्या है, सेल ग्रोथ के बाद क्या है, स्पर्म का जो है निर्माण हो जाता है। यह मैंने आपको यहाँ पर भी डिटेल स्ट्रक्चर जो है बताया था स्पर्म के बारे में कि यह स्पर्म इस तरीके से होता है। तो मतलब एक सेल जो है स्पर्मेटोगोनियम का जब क्या है डिवीजन के माध्यम से माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, और एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो 4 स्पर्म जो है वो बना देती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब स्पर्म बनता है वो क्या है, लाखों की संख्या में बनते हैं। एक बार जो रिलीज होता है स्पर्म, उसमें लाखों जो एक बार जो हम रिलीज होता है पूरा का पूरा जो फ्लूइड, उसके अंदर लाखों स्पर्म जो है वो मौजूद होते हैं। तो यह चीज प्रक्रिया जो है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसकी देखो एक छोटी सी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो जो है किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, फॉर्म करते हैं, और बहुत अच्छा क्या है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, कैसे मूव करता है, यह चीज़ दिखाई गई है। इसको आप देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर यह चीज़ देखिए, देख रहे हैं किस प्रकार से स्पर्म जो है रिलीज हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद लाखों लाख की संख्या में जो है स्पर्म जो है वो रिलीज होता चला जा रहा है, और वो पूरा का पूरा जो है टेस्टिस के अंदर बना हुआ है वहाँ बन जाता है। फिर उसके बाद क्या है, वॉस डिफरेंस से होते हुए, वो सेमाइनल वेसिकल से होते हुए, यूरेथ्रा के माध्यम से, पेनिस से जो होता है वो क्या है माध्यम जो है वो उसके अंदर वेजाइना के अंदर पहुँचता है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई और कैसे क्या है मूवमेंट हो रहा था, इस चीज को मैंने सिखाया। अब क्या है, इसी तरीके से ओवम कैसे बनता है उसको ध्यान रखेंगे। तो ओवम जो है वो क्या है, ओगोनियम के माध्यम से बनता है, वहां पे माइटोसिस होता है, और ये प्राइमरी oocyte जो है प्रेजेंट एट द बर्थ, मियोसिस फर्स्ट, अरेस्टेड प्रोफेज, कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, स्टार्ट ऑफ द मियोसिस सेकेंड, और सेकेंडरी oocyte जो है वो इस तरीके से क्या है ये ओवम का निर्माण कर देते हैं पूरा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से क्या oogenesis की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको क्लियर है, सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और यह क्रोमोसोम जो होता है वह क्या है कि पूरी तरकीब से 46 क्रोमोसोम हो गए, इसमें से 44 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और 1 पेयर जो होता है, जो 2 होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरकीब से जो यहाँ पे है 22 पेयर, तो क्या हो गया, वो आपका क्या कहते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार से बॉय होगा या गर्ल होगा। यह सेक्स क्रोमोसोम के डिटर्मिनेशन उससे ये। अब ये आप देखिए कि पूरा डिटेल किस तरीके से ओवम जो है वो निकल रहा है,
निकलने के पश्चात क्या हुआ, वो स्टार्ट लेकर के क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब्स में आया। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है, फिर वहाँ पे क्या इस तरीके से ये स्पर्म जो है वो निकलना शुरू हुए और बहुत क्लियर कट पिक्चर से आकर के क्या होगा, वहाँ पर आकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और क्या हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। और एम्ब्रियो के निर्माण होने के बाद क्या हुआ, इस तरीके से यूट्रस के अंदर ये चीज़ जो है मौजूद हो गई। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि पूरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या, स्पर्म और ओवम के मिलने के पश्चात फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसके बाद क्या है हुआ, वह एम्ब्रियो जो है, जाइगोट जो है, वो आकर के यूट्रस में आकर के वो क्या होगा, अटैच हो जाएगा यूट्रस से। और वहाँ पर क्या है कि प्लेसेंटा के माध्यम से क्या हुआ, छोटा सा बेबी जो है वहाँ पर 2 से मैंने माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, इसी क्रम में डिवीजन होता रहेगा। और क्या हुआ, एम्ब्रियो धीरे धीरे फोइटस जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा और वो बिग जो है वो निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ये बात समझनी है। अब इसके बाद क्या है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात मैंने बोली थी आपको कि जो 44 पेयर जो है ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसको समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि 44 जो है ये 46 क्रोमोसोम जो है मेल में और 46 क्रोमोसोम जो है वो क्या है, फीमेल में जो है हैं। लेकिन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज जब स्पर्म बनता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे 23 पेयर्स होंगे। मतलब क्या होगा, 22 जो होंगे, 23 जो होंगे वो क्रोमोसोम होंगे और 23 जो होगा वो क्या होगा, मदर की ओर से होगा। तो जब 23 आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऑटोसोम्स जो हो गए पूरे हो गए और एक्स और वाई क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये 6 क्रोमोसोम हो गया। वहाँ पर क्या है, एक्स क्रोमोसोम हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो बॉय पैदा करना है या फिर लड़का मेल पैदा करना है, इसकी पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मेल पर होती है, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई है। उसके में से जो सक्रिय होगा वही जाकर के फ्यूज होगा। तो यदि मान लीजिए एक्स और वाई है, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स जो है केवल फ्यूज किया तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स बन जाएगी। और वहीं पर क्या होगा, एक्स के साथ जो है वो जो वाई बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स वाई होगा तो वो बॉय बनेगा। तो क्या है, एक्स देने का काम जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के पास होता है और मेल के पास जो होता है एक्स वाई दोनों होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि मेल यदि बॉय पैदा हो रहा है या जिस तरीके से एक्स वाई का यदि मीटिंग हो रही है तो बॉय हो गया और एक्स एक्स की हो गई तो क्या होगा, वो गर्ल हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वह मेल पर होती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान लड़का पैदा होगा वो मेल के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कई लोग इस चीज़ को गलत मानते कहते दे रहे हैं कि ये ऐसी महिला है जिसको क्या है, लड़की पैदा हो रही है। नहीं, यह तो डिपेंड करता है मेल पर कि वह एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों उसके पास है, इसलिए जो फ्यूज़ करेगा वह क्या है, उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा तो वो बॉय बनेगा, एक्सएस क्रोमोसोम होगा तो वो गर्ल बनेगी। तो यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया जो कि सभी फीमेल के अंदर जो है 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। और इसके लिए क्या है, बॉडी जो है पूर्ण रूप से ओवुलेशन करने के लिए तैयार होती है। यह प्रक्रिया जो है 28 दिन की होती है, जिसके माध्यम से ये क्या है कि पूरा का पूरा जो है डिटेल्स ये ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन किस तरीके से वो ग्रो करता है, किस तरीके से पूरा का पूरा यूट्रस के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। उसमें जो है लाइनिंग्स होती है, ब्लड की लाइनिंग और जितने भी मस्कुलर लीनियर सेल्स वो सारी चीज़ें होती हैं यूट्रस के अंदर, वह किस तरीके से मेंटेन होती हैं। फिर जो फीमेल होती है वो ओवुलेट करती है और यदि स्पर्म यदि उसको नहीं मिला तो क्या होता है, फिर वो 28 डे में वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यह चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है जो हार्मोन होते हैं वो क्या गोनोडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। फिर क्या है, इसमें ओवेरियन साइकिल जो होती है वो कैसे, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, एंट्रम, ओवुलेशन।
तो और उसके बाद उसमें क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन होता है, मैच्योर कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो ओवरिन हार्मोन लेवल जो होता है, पहले तो ओजेस्ट्रॉन का रहता है, फिर इनिबिन का रहता है, फिर प्रोजेस्ट्रॉन का होता है। इस क्रम पे क्या है कि मेंस जो है पूरा का पूरा जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो फीमेल है वह ओवरी से ओव्यूल प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर ध्यान रखेंगे कि तीन हार्मोन हैं, ओजेस्ट्रॉन, इनिबिन और साथ में प्रोजेस्ट्रॉन, यह तीनों चीज जो है उसको क्या है, फॉलिकुलर फेज से लेकर के ल्यूटियल फेज तक जो है ले जाने का काम जो होता है वहां पर कौन करता है, यह हार्मोन्स करते हैं। यह हार्मोन के ही माध्यम से क्या है कि पूरा जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है और इसके माध्यम से ही क्या है, ओवुलेट होती है, ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, एग का निर्माण होता है और एक एग जो है वो स्पर्म से जाकर के फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यह जो सृष्टि की रचना जो चल रही है वह केवल मेल और फीमेल के माध्यम से चल रही है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में जाना, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना, oogenesis के बारे में जाना और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जाना। पूरी डिटेल इसकी जो है आपको एक एक चीज जो है इलाबोरेट करके मैंने समझा दी है। एनसीईआरटी से एक बार आप इसको स्टडी करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो और अच्छा निकल करके आएगा। तो यहाँ पर यह बात समझनी है कि टोटल जो स्ट्रक्चर बन करके आया है वह ध्यान रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर वह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया जो कि कई फेजेस से होकर के निकलती है। और जो बच्चा है वो पहले क्या होगा, एडोलेंस पीरियड पे आएगा, किशोरावस्था में आएगा, फिर उसके जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, बॉयज़ के अंदर आएंगे, गर्ल्स के अंदर आएंगे। बॉयज़ के अंदर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और गर्ल्स के अंदर जो है ओवुलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के माध्यम से हो जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। तो आज मैंने पूरी डिटेल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको दी है, आप उसको स्टडी करिए, पढ़िए और इस चैनल पर जो लोग भी नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलेगी और आप उसको पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। साथ में यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, सेकेंड टर्म के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है, इसको अच्छे से लर्न करें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय देश।